अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। So we have फिजा, अबीहा, हमाइल, अलीना, आयशा। आपको आवाज आ रही है मेरी? Am I audible to you guys? यस मिस। ओके बेटा, 2 मिनट वेट कीजिएगा सिर्फ। मैं जरा ग्रुप पे मैसेज कर दूं बाकी स्टूडेंट्स के लिए। 2 मिनट वेट कीजिए। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है आप लोग? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? मुझे मेरी आवाज क्लियर आ रही है? पहले बताइएगा। जी मिस। ओके, सो वी हैव अगेन आयशा, अबीहा, फिजा, अलीना। फ्रेंड्स हमेशा साथ होते हैं। और हमाइल एंड मुंतहा। ओके बच्चा, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी मोर, हम मजीद अपने टाइम को वेस्ट किए बगैर आ जाते हैं ज़रा अपने टॉपिक के ऊपर। आई रिमेम्बर कि इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंसेस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हम डिफरेंसेस पे थे प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के, और हमने काफ़ी सारे डिफरेंसेस किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू डू द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट एक्चुअली, बिकॉज जो आपकी बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, वो मैं आज आपको शो करूंगी। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जिस सीक्वेंस में आपका सेल का चैप्टर है, उसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, उसकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो चूंकि उसका वेटेज नहीं है, इतने क्वेश्चंस नहीं आते, तो आई हैव स्टार्टेड द लेक्चर डायरेक्टली फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मैंने इसी वजह से डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया था यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है कि इस डिफरेंस के ऊपर एटलीस्ट 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसका पेपर में, पेपर 2 के अंदर वेटेज है। और एमसीक्यूज भी 1-2 एमसीक्यूज लाजमी इनके ऊपर आते हैं। लाइक प्रोकैरियोट्स पे एक एमसीक्यू आ जाएगा, यूकैरियोट्स पे 2-3 एमसीक्यूज आ जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो 5 to 6 एमसीक्यूज आते हैं इस चैप्टर में से। तो जाहिर बात है इस चैप्टर का वेटेज है। और इस चैप्टर के अंदर जिस टॉपिक का वेटेज है वो एक तो डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स है। और ये डिफरेंसेस सिर्फ वो डिफरेंसेस नहीं है जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, कि हमने सिर्फ कंपेयर कर लिया था दोनों को, दोनों की प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, बल्कि इसमें हमने डिटेल में प्रोकैरियोट का भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करना है, लाइक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करना है हमें। और साथ ही साथ हमें यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, उसका भी डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करना है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनल वी विल हैव टू डिस्कस। हमें एक एक पार्ट को डिस्कस करना होगा। वो जो आप ओ लेवल्स में करके आए हैं वो डिटेल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा इलेबरेट करके, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में तमाम पार्ट्स को डिस्कस करना है, उन ऑर्गेनल्स को भी जो आपने ओ लेवल्स में टच नहीं किए थे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम। ये सारी चीजें आपने वहां टच नहीं की थी, अब हम यहाँ पे करेंगे। तो ये डिफरेंसेस हम कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के डिफरेंसेस पे थे हम। और उसके बाद फिर आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोट लाइक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल। सबको स्लाइड क्लियर है? पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करना है तो स्लाइड क्लियर होना बहुत जरूरी है। यस मिस। ओके, ये तो मैंने आपको बताया कि दिस इज द
डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं, आपको आइडिया है कि ये डायग्राम अगर बैक्टीरियल सेल की है तो कैसे कह सकते हैं कि दिस इज द बैक्टीरियल सेल डायग्राम? आप ये कैसे कह सकते हैं? कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि यस मिस दिस इज द डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल? कोई ऐसा पॉइंट आपके जहन में जिससे आपको पता चले कि यकीनी तौर पे ये डायग्राम बैक्टीरियल सेल की हो सकती है? मिस, यस, कैप्सूल लेयर है, फ्लैजुलम है। शाबाश, वेल डन। फ्लैजुलम है हमारे पास, और कैप्सूल लेयर है, स्लाइम कैप्सूल है, ठीक है, फ्लैजुलम है, स्लाइम कैप्सूल है। इसके अलावा अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट organelle or another most important identification of a bacterial cell is the presence of this can you see this? आप मेरा पॉइंटर देख सकते हैं? द सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए, एक अलग से सर्कुलर लूप है डीएनए का विच इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास डायग्राम है बैक्टीरियल सेल की, और इसी के अकॉर्डिंग हम पहले स्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद इसका फंक्शन करेंगे। सबसे पहले गौर से देख लीजिएगा, अगर आप प्रिंट स्क्रीन लेना चाहते हैं, पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ताकि आपके लिए इजी हो बाद में भी इसे गो थ्रू करना। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं? हमें यहाँ पे बहुत एक आउटर मोस्ट लेयर नजर आ रही है, और ये आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे सेल वॉल की नहीं बनी हुई बल्कि कैप्सूल की बनी हुई है। इसका मतलब है कि कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा कैप्सूल का बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड, इसकी हैबिटेट से रिलेटेड, इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, या इसके सर्वाइवल से रिलेटेड। कैप्सूल लेयर के अंदर हमें एक नेक्स्ट लेयर नजर आ रही है विच इज कॉल्ड ए सेल वॉल, बट हेयर द सेल वॉल इज इंटायरली डिफरेंट विद द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो बिल्कुल डिफरेंट है प्लांट सेल के सेल वॉल से। क्या डिफरेंस है, हम ये अभी आगे चल के वन बाय वन एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगेन सेल सरफेस मेम्ब्रेन। देन वी हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें नजर आ रहा होगा सर्कुलर डीएनए, ठीक है, सर्कुलर डीएनए है, और इसके साथ हमारे पास एक्सट्रैक्ट भी है सर्कुलर डीएनए के जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। और इसी के साथ ही हमारे पास एक और हेयरी एक्सटेंशंस और यू कैन से दैट हेयरी अपेंडेजेस हैं जिसको पिली कहा जाता है, पिली। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है बैक्टीरियल सेल से रिलेटेड। डायग्राम का एक एक पार्ट यहाँ दिखाने का मकसद सिर्फ ये था आपको कि अब हम जब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमारी डायग्राम में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनल या कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं प्रोकैरियोट्स के। बिफोर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूंगी आपसे किस किसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के डिफरेंसेस घर पे दोबारा से रीड किए थे, पढ़े थे? आप में से किस किसने? आई हैव गिवन यू दिस टास्क कि आपने ना सिर्फ ये कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को डिटेल में पढ़ना भी है, बल्कि एक क्वेश्चन भी मैंने दिया था, आई रिमेम्बर। अलीना, आपने मुझे याद नहीं दिलाया। यस मिस, आपने कहा था वो बैक्टीरिया की एनर्जी कहाँ से लाते हैं। जी, बैक्टीरिया आपको यहाँ ये है, दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया। इफ यू रिमेम्बर द लास्ट लेक्चर हम इसी की बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया यानी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्या कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है? क्या आप लोगों को इस डायग्राम में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है गाइस? नो मिस। नहीं नजर आ रहा, ठीक है। अगर नहीं नजर आ रहा तो हाउ इज इट पॉसिबल कि बैक्टीरिया जो है वो रिस्पायर करते हैं? बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन फिर कैसे हो रही है जब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है? ये टास्क दिया था मैंने आप लोगों को कि ये आपने पढ़ना है। क्या किसी ने भी नहीं पढ़ा? क्या किसी ने भी सर्च नहीं किया कि क्या आंसर हो सकता है? किसी ने इसके ऊपर एफर्ट नहीं लगाई? Yes miss, I searched. ओके, हु इज दिस? फर्स्ट प्लीज टेल मी। Aisha. आयशा, यस आयशा। I got to know like there are different bacteria feeding हम्म on different, like some bacteria gain energy from light, हम्म as
as source, and some take energy from chemical like inorganic and organic compounds. ठीक है, लेकिन ये तो एनर्जी लेते हैं जब ये एज अ होस्ट किसी बॉडी के अंदर लाई करते हैं ना, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इटसेल्फ, जब हम सिर्फ बैक्टीरिया के अपने रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हमें तो ये बात मालूम है कि जब अगर हम अपनी रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिकली जब हम रेस्पायर करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट एनर्जी। कुछ ऐसा ही पढ़ा है हमने ओ लेवल्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एनर्जी, लेकिन बैक्टीरिया के पास तो है ही नहीं, तो फिर ये कैसे रिस्पायर करेगा, ये कैसे एनर्जी मिलेगी इसे? मिस, यस, इस मैंने पढ़ा था कि मतलब एक प्रोसेस होता है इस सेल में और बैक्टीरिया में होता है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें लाइक वो कुछ प्रोटॉन से कुछ होता है, एटीपी से देन वो एनर्जी लेते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक्सटेंशन पे चली गई ग्लाइकोलाइसिस की। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें एक छोटा सा हिंट मैं आपको ये देना चाहूंगी कि ये काफी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर रहा है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम कहते हैं कि ये पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है एनर्जी को सिंथेसाइज करने में। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फोल्डिंग्स याद है? यू रिमेम्बर द फोल्डिंग दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टा और क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल फोल्डिंग्स होती हैं जिसको क्रिस्टी कहा जाता है। ये क्रिस्टी असल में रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू सिंथेसाइज एटीपी। ये क्रिस्टी जो होती हैं असल में रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू सिंथेसाइज एटीपी। इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी इनर फोल्डिंग या इनर मेम्ब्रेन ये हेल्पफुल होती है एनर्जी को सिंथेसाइज करने में। होल एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स हो गया, इसके अंदर क्रिस्टी हो गया। तो इन तमाम पार्ट्स में जो स्पेसिफिकली एनर्जी सिंथेसाइज होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के अंदर होता है, यानी कि इनर फोल्डिंग के अंदर। अब यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। जब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि इस बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगी, हाँ या ना? यस और नो? होगी। अच्छा, सबसे पहले रेस्पिरेशन होगी। इज दिस रयान? यस। हेलो रयान, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? जी मिस, बिल्कुल ठीक हूँ, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब रेस्पिरेशन होगी तो पहले तो ये बताओ कि विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज गोइंग टू अकर इन इट? कौन सी रेस्पिरेशन होगी इसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन होगी या एनएरोबिक होगी? एरोबिक होगी। एनएरोबिक होगी। बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये बात तो अपने जहन में बिठा लो कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये तो हम जो लास्ट ओ लेवल्स है उसके अंदर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर में पढ़ के आए हैं। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया हमें नजर नहीं आ रहा, बट क्या हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के अंदर? क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर? ऑफ कोर्स वी हैव द सेल मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स वी हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, this inner folding of plasma membrane, which is called as mesosome, is responsible to generate energy for the process of bacterial reproduction or respiration. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे इनर फोल्डिंग क्रिस्टी काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे इनर फोल्डिंग क्रिस्टी काम करता है एरोबिकली रिस्पायर करने के लिए, एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन है जिसकी इनर फोल्डिंग अंदर से रिस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी सिंथेसाइज करने के लिए ताकि बैक्टीरिया अपनी केमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। अब जो नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी उसमें मैं इसको एलैबोरेट करूंगी कि वेयर इज द एक्चुअल फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन occur and what is that folding called as? This is called as mesosome. उसकी एग्जिस्टेंस कैसी होती है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है और वो बैक्टीरिया को कैसे हेल्प करता है एनर्जी सिंथेसाइज करने में। यहाँ पे हमें ये बात क्लियर हो गई इस डिस्क्रिप्शन या इस डिटेल के थ्रू
कि बैक्टीरिया एनारोबिकली रिस्पायर करता है, इट डज नॉट पजेस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बल्कि बैक्टीरियल मेम्ब्रेन जो है वो अपनी इनर फोल्डिंग शो करती है जिसको मीजोजोम कहा जाता है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर एनर्जी सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, ये वो बात है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक टारगेट दिया था कि आपको पढ़ के आना है कि अगर बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कैसे सिंथेसाइज होगी। नाउ लेट्स मूव टू द टुडेस टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोट। सबसे पहले कैसे होते हैं बाय नेचर प्रोकैरियोट? माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल organism which has neither a distinct nucleus with a membrane nor other specialized organelle including the bacteria or cyanobacteria। अच्छा, सबसे अहम चीज तो बेटा यहाँ पे ये समझने की है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये हम पढ़ते आए हैं, लेकिन न्यूक्लियस का कंटेंट होता है, लाइक डीएनए होता है, सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस का कंटेंट तो होता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन एक्चुअल में बैक्टीरिया में क्या चीज नहीं होती जिसकी वजह से इसके ऑर्गेनल ओपन नजर आते हैं या एक्सपोज नजर आते हैं अपॉन साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहलाती है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। इसके एब्सेंट होने की वजह से एक पहला जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट मिलता है बैक्टीरिया को, वो यही मिलता है जो मेंशन हुआ है कि इट डज नॉट कंटेन अ क्लियर कट और विजिबल न्यूक्लियस विद इट्स मेम्ब्रेन। डिस्टिंक्ट या क्लियर कट न्यूक्लियस विद इट्स मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का पहला आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ही यही होता है कि दिस इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म which does not possess a clear cut nucleus along with its membrane। अब जब क्लियर कट न्यूक्लियस नहीं है, उसकी मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो भी ऑर्गेनल, जो भी सेलेक्टिव ऑर्गेनल बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है वो एक्सपोज हुए हुए नजर आएंगे हमें साइटोप्लाज्म में। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट यहां तक क्लियर है बेटा? बताते जाइएगा। यस मिस। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ इसको सिर्फ सुनना है आपने, क्योंकि जब हम प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं और पेपर 2 में जब भी क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोट से रिलेटेड कि लिस्ट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोट से रिलेटेड उसका फंक्शन कुछ भी, तो जो पॉइंट मैं आपको स्लाइड में दे रही हूँ वो एक्चुअल आपका ए लेवल्स के अकॉर्डिंग आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको वर्बली भी बता रही हूँ जो आपको समझने की जरूरत है। As we already know, बैक्टीरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है which can easily live in soil and other oceans or also inside the human gut or everywhere। अगर तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस की बात करो बैक्टीरिया की, तो ये आपको सिर्फ एटमॉस्फेरिक एयर में नहीं मिलते, आपको सॉइल में भी मिलेंगे, आपको वाटर में भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको ह्यूमन गट यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी मिलेंगे। बट दोज बैक्टीरिया विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, these are the significant bacteria or you can also called as the required bacteria for our body। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिसकी हमारी बॉडी को नेचुरली जरूरत होती है, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बैक्टीरिया जो है इसका ह्यूमंस के साथ एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है। इट क्रिएट्स अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद दैट ऑफ ह्यूमन। जैसे कि अगर हम कडलिंग ऑफ मिल्क की बात करें इनटू योगर्ट, तो बैक्टीरिया, इफ यू रिमेंबर द बायोटेक्नोलॉजी ऑफ योर प्रीवियस ग्रेड के उसमें आपने जो सिंथेसिस ऑफ योगर्ट पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योगर्ट पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि मिल्क के अंदर आप जब इंक्यूबेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो वो मिल्क की पीएच को चेंज कर देता है और उसको चेंज करके कर्डल फॉर्म में ले आता है विच इज नेक्स्ट टू द फॉर्म ऑफ योगर्ट, जो कि योगर्ट की नेक्स्ट फॉर्म होती है। तो प्रोकैरियोट को अगर हम सिर्फ ये कहें कि दिस इज माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विद नो क्लियर कट न्यूक्लियस, तो ये इसकी अधूरी इंफॉर्मेशन है, इसका अधूरा इंट्रोडक्शन है। हमें ये भी बताना होगा
कि प्रोकैरियोट का हैबिटेट क्या है. Like they are present in atmospheric air, soil, water, as well as they are present in human alimentary canal. उसके साथ हमें ये भी बताना होगा कि what is their relationship with that of human body, और human body के साथ अगर relationship है तो किस sense में they are called as the good bacteria which is needed by the body, which provide resistance against certain type of pathogenic bacteria. ये गुड बैक्टीरिया एक आपकी बॉडी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के. और साथ ही साथ अगर हम इसको अपनी बायोटेक्निकल एप्लीकेशन के अंदर यूज करें तो हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता बल्कि अपने कॉम्प्लेक्सिटी को भी चेंज करता है, किसी सब्सटेंस के कॉम्प्लेक्सिटी को भी चेंज करता है. जैसे इफ यू ऐड बैक्टीरिया इनटू द मिल्क तो वो मिल्क की नेचर को, उसके पीएच को और उसकी टाइप को चेंज कर देता है. यह है एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का. अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे. It is the study of the origin of life. Prokaryotes are thought to have arisen before eukaryote. ये एक सिंपल सी हिस्ट्री है, आपको अगर नहीं भी पता तो इट्स ओके, लेकिन हम बस ये एक बात है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो डिस्कवरी थी वो तकरीबन 1000 years पहले हुई थी than that of eukaryotic cell और eukaryotic organism. तो प्रोकैरियोट जो है वो पहले डिस्कवर हुए थे. प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी होता है, साइनोबैक्टीरिया भी होता है, इसकी एक अनदर एग्जांपल है. बट चूंकि हम सिर्फ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो हमें इसी पे स्टिक करना चाहिए. प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिस्कवरी हुई थी ऑलमोस्ट अबाउट 1000 years बिफोर द यूकैरियोटिक सेल. तो इसकी बहुत ही एंशिएंट हिस्ट्री है. नेक्स्ट, अब आइए प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे. जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई जिसमें हमने किया था कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड कैप्सूल विच इज कॉल्ड एज स्लाइम कैप्सूल. ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की उसको स्लाइम कैप्सूल कहा जाता है या स्लाइम लेयर ऑफ कैप्सूल कहा जाता है. It gives added protection to the bacterium and stops the cell drying out. ये एक्चुअली की पॉइंट है, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करती हूँ. जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो आती है इट्स रेजिस्टेंस पावर, उसकी रेजिस्टेंस पावर. क्योंकि जब भी कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है तो उस बैक्टीरियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन का यूज करते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का यूज करते हैं. अब क्यों करते हैं भाई? नहीं करना चाहिए. सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट हैज इट्स पर्टिकुलर लाइफ स्पैन, वो फिर खत्म हो जाएगा हमारी बॉडी में. बट खत्म एक टाइम के बाद होगा और जितने टाइम तक वो सरवाइव करेगा हमारी बॉडी में, इट विल कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस इन आवर बॉडी. उन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम स्प्रेडिंग ऑफ वन ऑर्गन टुवर्ड्स अनदर, हम यूज करते हैं डिफरेंट मेडिसिन का, एंटीबायोटिक का, एंटीबैक्टीरियल ड्रग का. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आदत होती है किसी किसी को लेने की मेडिसिन और एंटीबायोटिक, और एक टाइम आता है कि जब वो हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक मेडिसिन काम नहीं करती अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज. तो हम क्या कहते हैं कि यार अब ये मेडिसिन जो है ना, इससे हम अडेप्टेड हो गए हैं और ये हमारी बॉडी में कोई वर्क प्ले नहीं कर रही, कोई रोल प्ले नहीं कर रही, तो हम अपनी मेडिसिन चेंज कर लेते हैं, एंटीबायोटिक चेंज कर लेते हैं. कभी सोचा है कि वो एंटीबायोटिक जो स्पेसिफिकली यूज होती है अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वो यूजलेस क्यों हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर? कभी सोचा है आप लोगों ने ये? जी बेटा, anyone has the answer of it कि वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो कि मौजूद है हमारी बॉडी में और उसके अगेंस्ट हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो एक टाइम आता है कि वो मेडिसिन काम करना छोड़ देती है. क्यों छोड़ देती है? बैक्टीरिया डेथ हो जाता है. सॉरी मिस बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है. शाबाश, दिस इज द कीवर्ड एक्चुअली. बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इज द कीवर्ड. एक्सीलेंट बेटा. बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आती है बिकॉज ऑफ दिस कैप्सूल लेयर, स्लाइम कैप्सूल. बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आती है
बिकॉज ऑफ दिस स्लाइम कैप्सूल। ये जो मैंने आपको डिटेल बताई कि कोई अगर डिजीज होती है तो उसके अगेंस्ट में ट्रीटमेंट लेते हैं, सम टाइम द ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव एंड सम टाइम इट इज नॉट, और अगर इफेक्टिव नहीं है तो रुकावट कहाँ आ रही है, रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल। अब बैक्टीरियल कैप्सूल की अहम बात क्या है, बिकॉज दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कैप्सूल है, यूं समझ लीजिए कि जेल लाइक होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट काम ये होता है, 3 इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अपने पास लिख लो। आई हैव मेंशन ओवर हियर ओनली द मेन पॉइंटर दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियल कैप्सूल, लेकिन इसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो आप लिख लीजिए या सुनना चाहें तो आप सुन लें। It enables bacteria to adhere to their substrate or to other individuals in a colony. इसका जो important point है वो ये है कि ये कैप्सूल, जाहिर बात है बैक्टीरियल कैप्सूल, इट लाई आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, उसके बिल्कुल बाहर में मौजूद होता है, और इसका काम ये होता है कि ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से ज्वाइन करने में, एडहेरेंस करने में हेल्प करता है, ताकि वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ जुड़ के एक कॉलोनी बना सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ के एडहेयर होके एक कॉलोनी बना सकें। क्योंकि जब भी कभी बैक्टीरिया की स्पेसिफिक लोकेशन की बात होती है तो वहां पे हम सिंगल बैक्टीरियम की बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं कि दिस इज द एरिया, दिस इज द लोकलाइज्ड एरिया वेयर द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, या where the large number of bacteria is present। एक ऐसा हमारी बॉडी में आप ले लें, चाहे आप किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ले लें, जहां कहीं भी बैक्टीरिया मौजूद होंगे, बंच की शक्ल में मौजूद होंगे, कॉलोनी की शक्ल में मौजूद होंगे। और ये जो बंच होता है, ये जो कॉलोनी होती है, ये बनती है बिकॉज ऑफ इट्स कैप्सूल लेयर, क्योंकि कैप्सूल एक जेल लाइक लेयर होती है जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया को to attach with other substrate or to attach with other bacterial cell। अब वो सबस्ट्रेट ह्यूमन सेल भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया जब तक ह्यूमन सेल के साथ अटैच नहीं होगा तब तक वो कोई केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता या कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकता। वी आर द होस्ट सेल फॉर बैक्टीरिया, वी आर द होस्ट सेल फॉर वायरस। तो जब तक बैक्टीरिया, वायरस या फंगस होस्ट सेल के साथ अटैच नहीं होंगे तब तक वो अपनी डिजीजेस का स्प्रेड नहीं कर सकते या अपनी केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बैक्टीरियल कैप्सूल इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक कॉलोनी, दे बिकम स्टिकी विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ स्टिकी हो जाते हैं। इसके अलावा कैप्सूल का बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये है कि इट स्टॉप्स द सेल टू बी ड्राइंग आउट, यानी कि इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। ये जो कैप्सूल लेयर होती है, ये जेल लाइक होती है, इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया उन जगहों पे ज्यादा लगता है जहां पे मॉइस्चर होता है, एक्सेसिव मॉइस्चर होता है। तो एक्सेस मॉइस्चर जिस जगह पे होगा वहां बैक्टीरियल सेल हैबिटेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जहां पे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा वहां पे बैक्टीरियल सेल सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो जहां पे ड्राइनेस हो रही होगी वहां बैक्टीरियल सेल ज्यादा लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं कर सकता। इस वजह से ये स्लाइम कैप्सूल जो है इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। इसके अलावा स्लाइम कैप्सूल का जो थर्ड फंक्शन है वो ये है कि इट प्रोवाइड अ शील्ड और अ शेल्टर to the pathogenic bacteria which attacks by their host immune system। सिंपल एज दैट कि ये जो आउटर कैप्सूल होती है, ये जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया आते हैं, मौजूद होते हैं, जैसे ही इंटैक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, तो ये कैप्सूल हमारी बॉडी के एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी के अपने जो पर्सनल एंटीबॉडीज और एंटीजन होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसलिए कि अगर इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि WBCs पे डिपेंड करता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी एंटीबॉडी अगर आइडेंटिफाई कर लेगी, डिटेक्ट कर लेगी, तो बहुत आसानी के साथ ये बैक्टीरिया को ऑन द स्पॉट जो है वो डिग्रेड कर सकता है या उनको किल कर सकता है। तो ये कैप्सूल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है बैक्टीरियल सेल को, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम इसको प्रॉपरली डिटेक्ट ना कर सके।
तीन फंक्शन है कैप्सूल के, सिर्फ एक कैप्सूल नहीं कह देंगे हम कि दिस इज द बैक्टीरियल कैप्सूल एंड इट लाई आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल. नो, actually it enables bacteria to adhere to other substrate or other human body cell. Second function होगा कि this capsule provide protection against the dehydration. और third function होगा कि this bacteria, this pathogenic bacteria, this capsule provide extra protection against the human immune system और host immune system, ताकि बैक्टीरिया लॉन्ग टर्म सरवाइव कर सके. ठीक है, यहाँ तक ये तीन पॉइंट्स आपको समझ आ गए, ये तीन फंक्शन कैप्सूल के. आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? जी मिस. ओके, एक चीज और ये समझ लीजिए आप लोग, वैसे तो नहीं ऐसा सच पूछा जाता, लेकिन कैप्सूल है, जाहिर स्लाइम लेयर है हमारे पास. दिस इज द स्टिकी लेयर विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ कि अगर कभी पूछ लिया जाए एमसीक्यूज में कि स्लाइम लेयर ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, तो यू मस्ट नो द आंसर कि द स्लाइम लेयर और स्टिकी लेयर ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट पॉइंट, अलीना, आयशा, फिजा, आपको समझ आया बेटा? यस मैम. कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हो आप लोग. नो मिस, नो क्वेश्चन. मुंतहा, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है? मुंतहा, यू देयर? ओके, हम मुंतहा को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. ओके ठीक है मुंतहा, आई गॉट योर चैट. ठीक है बेटा. ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा. हमने पहला पॉइंट किया प्रोकैरियोट का, ये डिटेल में करना है क्योंकि इससे रिलेटेड 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला या डे आफ्टर टुमारो मैं आपको पास्ट पेपर दिखाऊंगी, पेपर 2, और उसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं जरा शो करूंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, क्या उसके मार्क्स होते हैं, और क्या आंसर की जो है वो हमें बता रही है कि किस तरह से हमें आंसर इसका स्टेट करना है या डिस्क्राइब करना है. ठीक है, so first point we have done regarding the introduction of prokaryote. Second is the existence of prokaryote. Third is its outermost layer. अब आइए next point पे. All bacteria have its cell wall made up of polysaccharide and protein called peptidoglycan. अच्छा, एक चीज हमें जो अब तक हमारी नॉलेज है, ओ लेवल्स वाली नॉलेज ही है हमारे पास, उसमें हमने सेल वॉल को एक ही सेल में पढ़ा था जो कि था प्लांट सेल, और वहां हमने पढ़ा था कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर. ठीक है, और सेल्यूलोज इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड, यानी कि सेल्यूलोज इज द ब्रांच ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो हमने ये देखा था कि जी सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं प्लांट सेल, डिस्टिंक्ट शेप होता है उसका, और बहुत ही टफ इन नेचर होते हैं, और इट प्रोटेक्ट द प्लांट सेल अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम लाइक प्लाज्मोलिसिस और एक्सेसिव बल्जिंग एंड समथिंग लाइक दैट. तो ये हम वहां पे पढ़ के आए हैं कि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, लेकिन सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में भी होती है. लेकिन यहाँ फर्क क्या है, वहां की सेल वॉल सिर्फ पॉलीसैकेराइड से बनी थी. ओनली द सेल्यूलोज फाइबर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अप द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल. लेकिन बैक्टीरियल सेल वॉल दो चीजों से मिलके बनी है. वन इज पॉलीसैकेराइड and another one is protein. One is polysaccharide and another one is protein. Protein यानी कि अमीनो एसिड. तो पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन को अगर आप कॉन्जुगेट करते हैं, मिला दें, तो इसको कहा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन. यानी कि ऑल बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकती थी कि ऑल बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, क्योंकि ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस सब्सटेंस की बनी हुई होती है, और उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं. कहीं प्रोटीन लिखा होता है, कहीं सिर्फ पॉलीसैकेराइड, कहीं सेल्यूलोज, कहीं चीटीन, कुछ मुख्तलिफ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस लिखे हुए होते हैं. वहीं पे एक वर्ड ये भी यूज होता है पेप्टाइडोग्लाइकन. तो आपको पता होना चाहिए पेप्टाइडोग्लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू another substances. One is called as polysaccharide and another one is called as protein. इन दो चीजों से बनके
बैक्टीरियल सेल वॉल बनती है पेप्टाइडोग्लाइकैन, ठीक है। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि जी पेप्टाइडोग्लाइकैन है, सेल वॉल है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया को हेल्प कैसे कर रहा है सेल वॉल? क्योंकि सेल वॉल का एक काम है जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मेन फंक्शन वो परफॉर्म करता है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? सेल वॉल का एक मेन फंक्शन जो जिस ऑर्गेनिज्म में भी सेल वॉल होगी वो अपना मेन फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। that important function is maintaining the cell shape. Maintaining the cell shape, protect the cell and prevent it from bursting or its spiky appearance or plasmolysis. तो सेल वॉल का काम सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्शन करना नहीं है, क्योंकि सेल वॉल यहाँ पे सिर्फ पॉलीसैकेराइड की नहीं बनी हुई होती, चूंकि यहाँ पे जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो सिर्फ पॉलीसैकेराइड की नहीं बनी हुई होती, प्रोटीन की भी बनी हुई होती है। अब प्रोटीन का यहाँ पे क्या रोल है? प्रोटीन का रोल ये है कि जब आप बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, आपने पढ़ा होगा ओ लेवल्स में कि जी प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड नेचुरली अकरिंग 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्या ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं टू मेक अप अ प्रोटीन स्ट्रक्चर? क्या ये सब पढ़ा है आपने? जी बेटा बताइएगा, क्या आपने ये पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पढ़ा? पेप्टाइड बॉन्ड नहीं पढ़ा? ओहो, एनीबॉडी एल्स? ना पढ़े। अबीहा, अरीबा, आप लोगों ने पढ़ा है? मुंतहा? Yes, ma'am, we have. ओके, ठीक है। सो हमें ये बात पता चल गई कि पॉलीसैकेराइड का एक्चुअल काम ये होता है कि ये शेप को मेंटेन करता है, और ये पॉलीसैकेराइड सेल वॉल जिस ऑर्गेनिज्म में भी होगी उस ऑर्गेनिज्म की शेप को मेंटेन करेगी। लाइक अगर ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है तो बैक्टीरिया हैव अ प्रॉपर शेप, अ डिस्टिंक्ट शेप, यानी कि बैक्टीरिया की शेप को मेंटेन करने के लिए पॉलीसैकेराइड इन इट सेल वॉल अपना पार्ट प्ले कर रहा है। लेकिन इसका प्रोटीन क्या पार्ट प्ले कर रहा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बैक्टीरिया मेक्स कॉलोनी वेर एवर इट इज प्रेजेंट। बैक्टीरिया कॉलोनी बनाते हैं, एडहेयर होते हैं एक दूसरे के साथ, कॉलोनी बनाते हैं। तो ये जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है सेल वॉल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर, ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करती है, ब्रिज बनाने में काम करती है, एडहेरेंस करने में हेल्प करती है, ताकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ ज्वाइन होके एक प्रॉपर कॉलोनी बना सकें। तो इस कॉलोनी को बनाने के लिए, इस एडहेरेंस के लिए सिर्फ स्लाइम कैप्सूल नहीं होता, बल्कि स्लाइम कैप्सूल के साथ बैक्टीरियल सेल वॉल भी इसके अंदर एक मेजर पार्ट प्ले कर रही है। ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल consisting of polysaccharide and protein. That's why its combination is called as peptidoglycan. Its combination is called as peptidoglycan. ये हो गया जी हमारा थर्ड, और यू कैन से दैट फोर्थ पॉइंट। ये बात वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि this bacterial cell wall is different from cellulose cell wall of plant cell, and fungi also contain cell wall. लेकिन फंगस के सेल वॉल चीटिन एक सब्सटेंस होता है, एक टेंसाइल सा सब्सटेंस होता है जो कि फंगस को उसकी शेप को मेंटेन करने में काम आता है। तो एक सेल वॉल चीटिन होती है, एक होती है सेल्यूलोस। बैक्टीरियल सेल वॉल इन दोनों सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट है। बैक्टीरियल सेल वॉल इन दोनों सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे जो अब यहाँ से जो पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं वो है बैक्टीरिया के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल से रिलेटेड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बैक्टीरिया लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनी अदर यूकैरियोटिक membrane bound organelle like nucleus, like Golgi bodies, like endoplasmic reticulum. बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस को मेंशन किया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डिस्कस कर चुके हैं बैक्टीरिया लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया। सो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर बैक्टीरिया टू कैरी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि इनर फोल्डिंग्स शो करता है, जिसको
मीजोजोम कहा जाता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मीजोजोम की स्लाइड पूरी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मीजोजोम काम कैसे करता है। बैक्टीरिया lacks mitochondria, but not only lacks mitochondria, it lacks some other eukaryotic organelles as well, यानी कि यूकैरियोटिक एनिमल सेल या यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल होते हैं मोस्टली वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनल होते हैं? न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये तमाम चीजें एब्सेंट होती हैं बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया में सिर्फ सिलेक्टिव ऑर्गेनल मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए सफिशिएंट होते हैं टू कैरी आउट इट्स केमिकल एक्टिविटीज। ओके, अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो हम वैसे भी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। ये बाइनरी फिजन आप लोग ओ लेवल्स में पढ़ के आए हुए, जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर किया होगा तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया में ये वर्ड यूज हुआ था बैक्टीरिया की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, कि बैक्टीरिया पहली बात एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस का मतलब होता है दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द फ्यूजन ऑफ गैमेट। वो मेल एंड फीमेल के फ्यूजन ऑफ गैमेट के चक्कर में नहीं पड़ते, बल्कि दे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। और मेरा आपसे सवाल यहाँ पर है कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टेस्ट इनफ? कौन सी रिप्रोडक्शन तेजी के साथ होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Asexual. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि दो रीजन है इसके। एक तो ये है कि ये किसी फ्यूजन ऑफ गैमेट पे डिपेंड नहीं करता, सिंगल पेरेंट सेल होते हैं एंड दे प्रोड्यूस देयर डॉटर सेल्स इंडिपेंडेंटली। वो खुद से अपने डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये ये स्पेसिफिकली जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए यूज होता है। सॉरी, आवाज बेटा आपकी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो रही है, आवाज नहीं आई मुझे आपकी। दोबारा पूछिएगा, क्या पूछ रहे हो बच्चा? आपकी आवाज कट रही थी बहुत। ओके, अब आवाज मेरी क्लियर है? अभी जो आपने कहे थे 2-3 सेंटेंस वो रिपीट कर दें। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एम आई ऑडिबल नाउ? अब आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज में बेटा, बताइएगा आवाज क्लियर है? अलीना, आप मुझे सुन सकती हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? फिजा, आयशा, अलीना, आप लोग सुन सकते हैं मुझे? मिस आवाज आ रही है, इना का नेट सही नहीं चल रहा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, मैं दोबारा बता दूं, लेक्चर के दौरान अगर कभी ऐसा हो कि आवाज डैमेज हो रही हो, लाइन डिस्टर्ब हो रही हो, तो एट द पॉइंट आपने मुझे बताना है। क्योंकि होगा ये कि मैं अपने एंड पे लेक्चर डिलीवर करती चली जाऊंगी और मुझे पता नहीं चलेगा कि बच्चों को कहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जहां पे मेरी आवाज लैग करे प्लीज आपने मुझे वहां फौरन बताना है, ताकि मैं अपने एंड पे देख लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ सेकंड पॉइंट से। इट लैक्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनी अदर यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज। अभी हमने ये डिस्कस किया कि बैक्टीरिया में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होते, बल्कि दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल भी नहीं होते जो कि यूकैरियोटिक सेल का इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, जैसे गोल्जी बॉडीज, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंड बाय द वे, all these organelle have an important function in any of the chemical activity of cell, जिसे हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट की रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी लास्ट में। प्रोकैरियोटिक रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट। लेकिन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है जिसे कहते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है the daughter cells are identical to their parent cell.
The daughter cells are identical to their parent cells. That's why they are called as identical clones. That's why they are called as identical clones. ठीक है, बैक्टीरिया जब भी asexually reproduce करेगा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, वो कहीं पे भी होस्ट के तौर पे काम करेगा, तो बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में। फास्टेस्ट रिप्रोडक्शन होती है एक बैक्टीरियल सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म व्हाट कंटेन्स एक्चुअली। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल की, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, डिस्टिंक्ट और क्लियर कट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म पे कौन कौन से ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड एज राइबोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल मौजूद होता है, राइबोसोम होते हैं। स्मॉलेस्ट साइज होता है राइबोसोम का। यूकैरियोटिक सेल की डिटेल में बताऊंगी कि राइबोसोम के क्या डिफरेंट साइज होते हैं और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म कंटेन राइबोसोम। हम सबको पता है कि राइबोसोम एक्चुअली इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाता है ताकि बैक्टीरियल सेल की डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज प्रोटीन इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। और ये प्रोटीन क्यों जरूरी होता है बैक्टीरिया के लिए, ताकि वो डीएनए को रेप्लिकेट करने में ये प्रोटीन काम आ सके। तो कौन सा पहला ऑर्गेनल आफ्टर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है बैक्टीरिया में, दिस इज कॉल्ड एज राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्ट एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, अब आइए द अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया के अंदर एक्सपोज डीएनए होता है, एक्सपोज क्रोमोसोम होता है अपॉन साइटोप्लाज्म। तो ये किस तरह के क्रोमोसोम होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम, किस शक्ल में, सर्कुलर लूप, ट्विस्टेड लूप की शक्ल में होते हैं। और क्रोमोसोम के एक इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट को, पार्ट को प्लाज्मिड कहा जाता है, यानी कि पूरा एक क्रोमोसोम मौजूद है सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ दोबारा से ताकि आप इसको जज कर सकें। इस डायग्राम में देखो बेटा, दिस इज व्हाट, ये देखें ये क्या है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ इट सर्कुलर डीएनए। इस क्रोमोसोम के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है जो कि एक्सट्रैक्ट कहलाता है इस सर्कुलर डीएनए का, इसको कहा जाता है प्लाज्मिड। ये डीएनए बैक्टीरिया की अपनी सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा और बैक्टीरिया की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में काम करेगा। जैसे बैक्टीरिया के पेरेंट सेल होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया के डॉटर सेल्स भी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज प्लाज्मिड भी मौजूद है, जो कि बैक्टीरिया का एक टर्निंग पॉइंट है या आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। क्यों टर्निंग पॉइंट है या आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, क्योंकि इस प्लाज्मिड को हम कहते हैं इट एक्ट एज अ वेक्टर, कैरियर के तौर पे काम करता है। इट एक्ट एज अ वेक्टर। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसमिट जेनेटिक कैरेक्टर्स इन अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई भी प्रोसेस करते हैं, लाइक आपने कोई भी जेनेटिक टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बैक्टीरिया को यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस ग्रेड के जो आपका लास्ट टॉपिक था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि ह्यूमन इंसुलिन जीन को कॉन्जुगेट किया जाता है बैक्टीरियम सेल के साथ, ताकि ज्यादा नंबर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन हो सके। तो किसी भी जगह पे जहां पे आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी का काम करने वाले हैं, कोई प्रोसेस करने जा रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं किसी सेल के अंदर, तो आपको किसी वेक्टर की जरूरत पड़ती है। और प्लाज्मिड से वेक्टर कोई बेहतर वेक्टर कोई नहीं होता। प्लाज्मिड इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू एक्ट एज अ वेक्टर, क्योंकि ये प्लाज्मिड अपने अंदर पूरी एक सलाहियत रखता है, पूरी एक हिस्ट्री रखता है बैक्टीरियल डीएनए की। आप इस प्लाज्मिड को किसी भी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो वो होस्ट सेल
ना सिर्फ ये कि रैपिडली रिप्रोड्यूस होगा, बल्कि अपनी आइडेंटिकल हिस्ट्री को ट्रांसमिट करेगा टू दियर डॉटर सेल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ओ लेवल्स के अंदर जो आपका लास्ट चैप्टर था इनहेरिटेंस के साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसमें आपने एक टॉपिक किया होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन की जाती है जेनेटिक टेक्नोलॉजी की वजह से। उस ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी प्लाज्मिड बहुत काम आते हैं, ताकि ये तेजी के साथ इंसुलिन सेल को प्रोड्यूस कर सके। अब तेजी के साथ क्यों प्रोड्यूस करेंगे? बिकॉज प्लाज्मिड इज द पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, जो कि करते ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जाहिर बात है तेजी के साथ रिप्रोड्यूस होंगे, और जिन सेल्स के अंदर प्लाज्मिड मौजूद होगा वो सेल्स ना सिर्फ ये कि तेजी से रेप्लिकेट करेंगे, बल्कि अपने अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखेंगे बैक्टीरियल डीएनए की। तो प्लाज्मिड इज अगेन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपने बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले स्लाइम कैप्सूल की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप करेंगे सर्कुलर लूप ऑफ डीएनए, और उसके बाद फिर आप करेंगे द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। यहां तक क्लियर हुआ आपको? यहां तक क्लियर है गाइस? जी मिस। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर टुडेज टॉपिक, ये अभी हमारा जो टॉपिक है प्रोकैरियोट्स का वो अभी खत्म नहीं हुआ। कल के क्लास के अंदर हम प्रोकैरियोटिक मीजोजोम को देखेंगे बाय डायग्राम, कि यहाँ पे किस तरह से एनर्जी सिंथेसाइज होती है बैक्टीरिया के लिए, और इसके साथ हम कुछ और पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट के वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ ये कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैव टेल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिलम और फ्लैजिला, which allow bacteria to swim or to move from one organ to another. इसकी simple example, जब भी कभी कोई हम इस तरह के फूड का इंटेक करते हैं, जैसे कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो गया या अनहाइजीनिक फूड हो गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंटर होते हैं सिंगल बैक्टीरियम। ये सिंगल बैक्टीरियम ऑफ कोर्स दे विल हैबिटेट इन एनी वन ऑफ द ऑर्गन, किसी भी एक ऑर्गन में, लाइक स्टमक, लाइक इन इंटेस्टाइन, किसी एक ऑर्गन के अंदर जो है ये हैबिटेट करेंगे, लाई करेंगे, और उसके बाद ये अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कॉलोनी बनाना शुरू करेंगे। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी पूरी कॉलोनी बनाते हैं, तो दे विल नॉट ओनली लोकलाइज इन वन ऑर्गन, दे विल मूव फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर टू ऑक्यूपाई द सेम रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब हमें फूड पॉइजन होता है तो हमारा सिर्फ स्टमक इन्फेक्टेड नहीं होता, हमारे इंटेस्टाइन्स भी इन्फेक्टेड होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली बैक्टीरिया एक जगह से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव करेगा, तभी तो वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को इन्फेक्ट करेगा। इसकी मूवमेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, इसकी मूवमेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। यहां तक क्लियर है? जी मिस। ओके फिजा, अभी हाँ आप लोगों से बात नहीं हो सकी बेटा, क्लियर है आज का लेक्चर? यस मिस। ओके, कोई क्वेश्चन हुआ करे तो आप उसी वक्त बीच में पूछ लिया कीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं। Amal, are you getting the lecture today? Yes, miss. ओके सो बच्चा इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल प्रोकैरियोट की रिमेनिंग हम प्रॉपर्टीज करेंगे, और कल मैं आपको पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि प्रोकैरियोट्स पे क्वेश्चन आता किस तरह से। पेपर 2 दिखाऊंगी कल आपको, ठीक है? ठीक है मिस। ओके बच्चा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।